हेलो। तो आइए रीजनलिज्म इन अफ्रीका डिस्कस करते हैं कि अफ्रीका में किस तरीके से रीजनलिज्म इमर्ज होके आया और उसके बाद हम देखते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के नाम का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका में बनता है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका का जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है जिसमें अलग अलग कंट्रीज आती हैं, वहाँ पे किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन बनाया जाता है जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफ्रीका में बेस्ड है। राइट। जब मैं अफ्रीकन यूनियन की बात करता हूँ ना, अफ्रीकन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया अफ्रीका के अंदर ये आता है। इट वॉज established in 2001 by replacing Organization of African Unity OAS which was formed in 1963। तो जो हमारा अफ्रीकन यूनियन था इसको 2001 में बनाया जाता है और इसने एक वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के नाम से पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसको 1963 में बनाया था, उसको रिप्लेस किया। तो वहां पे अफ्रीका में पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसको हम OAS कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो कि 1963 में बनाया गया था। उसको रिप्लेस करके यहां पे अफ्रीकन यूनियन को बनाया जाता है 2001 में। इसके अंदर 55 कंट्रीज आती हैं अफ्रीका की। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट है ना, उसकी सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन के अंदर आती हैं। 55 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। मेन बॉडी फॉर एड्रेसिंग अफ्रीकाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो यहां पे जितने भी अफ्रीका के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए अफ्रीकन यूनियन काम करता है। अफ्रीकन यूनियन सारी की सारी कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करता है, सारी की सारी कंट्रीज के जो कॉमन गोल्स हैं उनके लिए काम करता है, सारी की सारी कंट्रीज के जो कॉमन चैलेंजेस हैं उनके लिए अफ्रीकन यूनियन काम करता है। अफ्रीका में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर वाज अ डायर नीड ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन अफ्रीका। हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोने में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे थे और अफ्रीका में भी हम देखते हैं कि अफ्रीका में भी काफी जरूरत थी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की। अफ्रीका के अंदर हम देखते हैं कि वहां पे टेररिज्म था, वहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे अलग अलग कंट्रीज के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे अलग अलग कंट्रीज के बीच में। हम वहां पे देखते हैं कि वहां पे गरीबी काफी थी। तो अफ्रीका जैसा जो कॉन्टिनेंट है जो कि काफी पिछड़ा हुआ था, काफी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कॉलोनाइजेशन था वहां पे, तो इस कॉन्टिनेंट में, इस रीजन में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था ताकि सारे देश मिलकर काम कर सकें और अपने अपने रीजन को डेवलप कर पाएं। नहीं तो अलग अलग जो कंट्रीज थी अफ्रीका में उनके बीच में सिर्फ डिस्प्यूट्स चल रहे थे और जब डिस्प्यूट्स चलते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाता। तो इसलिए वहां पे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था। राइट। उसके बाद हम बात करते हैं विजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन का क्या विजन है? देखिए, जब मैं इसके विजन की बात करता हूं ना, इसका एक प्रॉपर विजन है, जैसे कि एन इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका ड्रिवन बाय इट्स ओन सिटीजन्स एंड रिप्रेजेंटिंग अ डायनामिक फोर्स इन ग्लोबल एरा। तो यहां पे पहले किस चीज की बात की जा रही है? यहां पे बात की जा रही है इंटीग्रेटेड अफ्रीका की। मतलब कि एक इंटीग्रेटेड अफ्रीका होना चाहिए, मतलब अफ्रीका के सारे देश आपस में कनेक्टेड हों, सारे के सारे देश आपस में कोऑपरेटिव तरीके से काम करें, कोऑपरेटिव तरीके से डेवलपमेंट करें। तो सारे देश मिलके काम करें, मिलके डेवलपमेंट करें, सारे देश आपस में मिले हों, आपस में जुड़े हों, एक कनेक्शन हो सारे के सारे देशों के बीच में, सारे के सारे सिटीजन्स के बीच में एक कनेक्शन हो कि वो अफ्रीकन्स हैं। तो अफ्रीका के सारे देश मिलके इंटीग्रेटेड तरीके से काम करें। प्रॉस्परस अफ्रीका का क्या मतलब है? वहां पे हेल्थ अच्छी हो, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हो, वहां पे एजुकेशन अच्छी हो, ताकि एक प्रॉस्परस अफ्रीका बन पाए, जो अफ्रीका के लोग हैं वो प्रॉस्परस हो पाए। और उसी के साथ साथ पीसफुल अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो टेररिज्म है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो खत्म किए जाएं ताकि एक पीसफुल अफ्रीका बन पाए। उसी के साथ साथ ड्रिवन बाय इट्स ओन सिटीजन्स। तो अफ्रीका को, उसके जो अफ्रीका के नागरिक हैं वो खुद रूल करें। ऐसा ना हो कि अफ्रीका के अंदर ब्रिटिशर्स अफ्रीका के देशों को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो अफ्रीका को रूल कर रहे हैं। तो वहां पे अफ्रीका जो है वो फ्री तरीके से अपने आप को रूल कर पाए, जो अफ्रीका के सिटीजन्स हैं वो अच्छे तरीके से, कंप्लीट तरीके से अपने आप को रूल कर पाए, अफ्रीका के लोग खुद अपने देशों को चला पाए, अपने आप को रूल कर पाए। राइट। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं रिप्रेजेंटिंग या डायनामिक फोर्स इन ग्लोबल एरा। और ग्लोबल एरा में अफ्रीका अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अफ्रीका ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अफ्रीका पूरी की पूरी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें पीछे ना रह जाए, बल्कि अपने आप को अच्छे तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट कर सके। ये अफ्रीकन यूनियन का विजन आता है। अब हम बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स की। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अफ्रीकन यूनियन के? सबसे पहले यहां पे आता है यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, टू ब्रिंग अफ्रीकन कंट्रीज टुगेदर एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी। तो यहां पे सबसे पहले यूनिटी और सॉलिडारिटी की बात की जा रही है। यहां पे बात की जा रही है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो अलग अलग अफ्रीका के देश हैं, उनको एक साथ लाना है, सारे के सारे देश मिलके काम करें, एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करें, कोऑपरेटिव तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें,
कोऑपरेटिव तरीके से अपने पूरे के पूरे रीजन को डेवलप कर पाएं और एक शेयर्ड आइडेंटिटी जो है वो अफ्रीकन्स के बीच में क्रिएट हो पाए, अफ्रीका के लोग आपस में कनेक्ट हो पाए, एक अफ्रीकन्स की फीलिंग वहां पे आ पाए और अफ्रीका के सारे देश जो हैं वो जुड़कर एक साथ मिलकर काम कर पाए। उस चीज की यहां पे बात की जा रही है, वो अफ्रीकन यूनियन का एक ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडली इसके अंदर आता है पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहां पे ये बात की जा रही है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करना है और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है रीजन में। तो अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, अफ्रीका के रीजन में कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो टेररिज्म है, इन चीजों को काउंटर करके अफ्रीका के अंदर शांति लानी है, पीस लानी है और अफ्रीका को स्टेबल करना है। अफ्रीका जो है वो उथल पुथल में ना रहे, अफ्रीका के अंदर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही ना हो, अफ्रीका के अंदर शांति लानी है, स्टेबिलिटी वहां पे क्रिएट करनी है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, टू स्ट्रेंथन अफ्रीकाज इकोनॉमी बाय इंकरेजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग मेंबर स्टेट्स। तो इस तरीके से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है अफ्रीका में, अफ्रीका के सारे देश जो हैं वो मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहां पे बात की जा रही है कि जो अफ्रीका के अलग अलग देश हैं उनके बीच में इकोनॉमिक टाइज जो है वो स्ट्रेंथन हो पाए, अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो पाए और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए। सारे देश जो हैं अफ्रीका के वो आपस में ट्रेड कर पाएं, आपस में एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट कर पाएं, जिससे कि ओवरऑल अफ्रीका का विकास हो पाए, जिससे कि ओवरऑल अफ्रीकन इकोनॉमी डेवलप हो पाए, स्ट्रेंथन हो पाए। इस चीज की यहां पे बात की जा रही है। तो एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के साथ सहयोग करके यहां पे अफ्रीका को डेवलप करने की बात की जा रही है, अफ्रीका की इकोनॉमी को डेवलप करने की बात की जा रही है। ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है सोशल डेवलपमेंट, टू इंप्रूव हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग कंडीशंस फॉर अफ्रीकन सिटीजन्स। तो जो अफ्रीका के सारे लोग हैं उनके लिए हेल्थ को इंप्रूव करना है, एजुकेशन वहां पे इंप्रूव करनी है और जो लिविंग कंडीशंस हैं अफ्रीका के लोगों की, मतलब कि सारे के सारे देशों के लोगों की उनकी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करना है, वहां पे हेल्थ को डेवलप करना है, हेल्थ को इंप्रूव करना है और एजुकेशन को इंप्रूव करना है, ताकि ओवरऑल अफ्रीका की सोसाइटी जो है वो इंप्रूव हो पाए, ओवरऑल अफ्रीका में सोशल प्रोग्रेस हो पाए। तो यहां पे किस चीज की बात की जा रही है कि हेल्थ, एजुकेशन, जो लिविंग कंडीशंस हैं अफ्रीका के लोगों की, उनको इंप्रूव करना है। उसके बाद फिफ्थ इसके अंदर आता है ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, टू एम्पलीफाई अफ्रीकाज वॉइस ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो यहां पे ये कह रहा है कि यहां पे इस चीज की बात की जा रही है कि जो अफ्रीका की आवाज है उसको ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाना है। तो ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अफ्रीका को रिप्रेजेंट करना है, अफ्रीका के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है ग्लोबल लेवल पे, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, वहां पे अफ्रीका के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना है, इंटरेस्ट को अचीव करना है। तो अफ्रीका के जो देश जिनको निगलेक्ट किया जाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिनको डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डोमिनेट करके रखा हुआ है, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, वो जो इंस्टीट्यूशंस इन बड़ी बड़ी कंट्रीज के द्वारा, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डोमिनेट करके रखे गए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में ओवरऑल अफ्रीका की सुनवाई भी हो, अफ्रीका भी वहां पे अपने इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट कर पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं अफ्रीकन यूनियन के। तो आइए अभी हम डिस्कस करते हैं ऑर्गन्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन, मतलब अफ्रीकन यूनियन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अफ्रीकन यूनियन किस तरीके से काम करता है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स क्या हैं। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि कौन से डिसीजन कौन लेगा, कौन सी बॉडी होगी, कौन प्रेसिडेंट होगा, कैसे उसको चुना जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अफ्रीकन यूनियन का भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं कि इसके कुछ ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट। पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट का मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे अफ्रीका का एक पार्लियामेंट है। पैन होता है पूरा, मतलब कि सारा का सारा अफ्रीका, राइट। तो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट का मतलब हो गया कि पूरे के पूरे अफ्रीका का पार्लियामेंट है। जैसे इंडियन पार्लियामेंट जो है वो पैन इंडियन पार्लियामेंट है, मतलब पूरे भारत का पार्लियामेंट है। उसी तरीके से अफ्रीका में पूरे के पूरे अफ्रीका का एक पार्लियामेंट आता है जिसके अंदर सारे के सारे 55 स्टेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेड हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट है इसके अंदर 265 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो कि 55 अफ्रीकन यूनियन की स्टेट्स में से इलेक्ट किए जाते हैं। तो जो 55 स्टेट्स अफ्रीकन यूनियन के अंदर आती है ना, वहां से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के अंदर 265 लोग चुन के जाते हैं, वो सारी की सारी 55 स्टेट्स में से चुन के जाते हैं। ये हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है। मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है, जहां पे लेजिस्लेशंस बनाए जाते हैं, जहां पे लॉज बनाए जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाती है, जैसे हमारा पार्लियामेंट काम करता है उसी तरीके से पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट भी काम करता है। दिस इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है असेंबली ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन की एक असेंबली आती है। उस असेंबली के अंदर कौन कौन आता है? सो इट कंसिस्ट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट
ओब्लिक गवर्नमेंट ऑफ एयू स्टेट्स। तो बेसिकली अफ्रीकन यूनियन की जो असेंबली है ना, इसके अंदर सारी की सारी जो अफ्रीकन यूनियन की स्टेट्स हैं, मतलब 55 स्टेट्स, 55 देश जो अफ्रीकन यूनियन के अंदर मौजूद हैं, उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट या फिर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो इस असेंबली के अंदर आते हैं। मतलब कि जो 55 स्टेटें हैं, जो 55 कंट्रीज हैं अफ्रीका की, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो प्रेसिडेंट हैं वो इस असेंबली के अंदर आते हैं। ये सुप्रीम ऑर्गन है अफ्रीकन यूनियन का। तो अफ्रीकन यूनियन के अंदर एक सुप्रीम ऑर्गन की तरह असेंबली काम करती है। ये एक साल में एक बार मिलती है, राइट। तो एक बार मीटिंग होती है इसकी एक साल में। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कौन आता है? या तो मिनिस्टर आएगा या फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई अथॉरिटी भेजेगी, राइट। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कौन आता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर या तो फॉरेन मिनिस्टर जाएगा हर एक देश में से, या फिर हर एक देश की गवर्नमेंट किसी बंदे को या फिर किसी अथॉरिटी को भेज सकती है इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। तो सारी जो कंट्रीज हैं 55 कंट्रीज, उन कंट्रीज में से या तो कोई मिनिस्टर या फिर कोई बंदा जो भी वो अपने हिसाब से भेजना चाहें उसको भेज सकते हैं इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, राइट। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल किस चीज का काम करती है? तो प्रिपेयर मटेरियल्स फॉर असेंबली टू डिस्कस एंड अप्रूव। तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, ये मटेरियल प्रिपेयर करती है, ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करने का काम करती है। सारे के सारे जो ड्राफ्ट्स होते हैं, जो पॉलिसीज कैसी होंगी, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, उसके ऊपर स्टडीज करके, उसके ऊपर सारी की सारी एक्सपेरिमेंट्स करके, मतलब कि सारी की सारी रिसर्च करके उस स्टडीज को या उस मटेरियल को प्रिपेयर करके फिर असेंबली को दे देती है कि असेंबली इसको अप्रूव कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। फिर पार्लियामेंट को देती है कि पार्लियामेंट उसको उसके ऊपर कोई लॉ बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता है, या उसको अप्रूव करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। उसके बाद इसके अंदर फोर्थ आता है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन का एक कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। मान लो अफ्रीकन यूनियन के अंदर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? उसके लिए एक लीगल सिस्टम होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का। तो जितनी भी अफ्रीकन यूनियन की ट्रीटीज हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड जितने भी मामले होंगे, उनको कौन रिजॉल्व करेगा? उनको कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ अफ्रीकन यूनियन रिजॉल्व करेगा। सो इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज। तो जितने भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, अफ्रीकन यूनियन की कोई ट्रीटी के ऊपर डिस्प्यूट अराइज होता है या फिर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, उसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा? ये कोर्ट करेगा। उसके बाद फिफ्थ इसके अंदर आता है अफ्रीकन यूनियन कमीशन। तो अफ्रीकन यूनियन का एक कमीशन आता है, राइट। ये जो कमीशन है ना, ये डे टू डे मैनेजमेंट देखता है अफ्रीकन यूनियन की। तो जो डे टू डे मैनेजमेंट होगी अफ्रीकन यूनियन की, उसको कौन देखेगा? कमीशन देखेगा। जैसे इंडिया के अंदर हमारी जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसको कौन देखता है? उसको हमारे ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं, हमारे ऑफिसर्स देखते हैं। उसी तरीके से कमीशन भी डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन का काम करता है। अफ्रीकन यूनियन की जो रोज के काम है, जो मैनेजमेंट के काम है, वो अफ्रीकन यूनियन का कमीशन करता है। उसी के साथ साथ ये स्ट्रेटेजिक प्लान और स्टडीज को रेडी करता है काउंसिल और असेंबली के लिए। तो प्लान्स क्या होंगे, स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को काम करना है, वो रेडी करके देता है कौन? कमीशन रेडी करके देता है इसको, असेंबली को और अफ्रीकन पार्लियामेंट को। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि पीस और सिक्योरिटी काउंसिल यहां पे आता है। पीस और सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी को मेंटेन करना है और अर्ली वार्निंग मैनेजमेंट या फिर अरेंजमेंट रेडी करना है। तो ये जो पीस और सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसका काम ये है कि आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, आपको अफ्रीका के अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। और कहीं पे अगर आपको दिख रहा है, कहीं पे ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वहां पे आपको अर्ली वार्निंग अरेंजमेंट का मैकेनिज्म रेडी करना है। मतलब वहां पे तुम्हें अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करनी है, पहले ही वार्निंग वहां पे दे देनी है। वहां पे ऐसी स्ट्रेटजीज रेडी करनी है ताकि क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। तो कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि दो देश लड़ने वाले हैं आपस में, तो पहले से वार्निंग का मैकेनिज्म आप रेडी कर दो, उनको वार्निंग्स दे दो। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, किस तरीके से पूरे के पूरे अफ्रीका की सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल करता है। उसके बाद सेवंथ इसके अंदर आता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल काउंसिल। तो इसके अंदर एक इकोसॉक नाम की एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल काउंसिल आती है। ये जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल काउंसिल है ना, इसके अंदर डिफरेंट सोशल और कल्चरल ग्रुप्स जो हैं मेंबर स्टेट्स के, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अलग अलग जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन यूनियन के अंदर, जो 55 कंट्रीज हैं, उनके जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, वहां का रिप्रेजेंटेशन, वो कल्चरल ग्रुप्स जो हैं इस काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेड हैं। तो जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कोई अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं अफ्रीका के अंदर, या फिर जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, उनको रिप्रेजेंट किया गया है कहां पे? इस काउंसिल के अंदर। तो ये जो काउंसिल है ना, ये एडवाइजरी है, मतलब कि यहां पे ये जो काउंसिल है ये एडवाइस कर सकती है अफ्रीकन यूनियन को। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो एडवाइजरी है। तो इस तरीके से हम अफ्रीकन यूनियन को यहां पे कंप्लीट करते हैं। हमने अफ्रीकन यूनियन कब बना था ये डिस्कस कर लिया, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिया, हमने उसका विजन डिस्कस कर लिया। उसी के साथ साथ हमने इस तरीके से उसके ऑर्गन्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी के साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम चैनल वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।